लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य वकील को पुलिस ने कीचड़ में गिरा गिरा कर भगा भगा कर अरेस्ट किया, उकड़ू बिठाया, बेइज्जत किया। एक केस में जमानत तो दूसरे में, दूसरे केस में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार किया। लेकिन हरियाणा की किसी भी बार एसोसिएशन ने इस मामले में वकीलों ने हड़ताल नहीं की। और ये आईपीसी के तहत भी अपराध है, यानी बीएनएस के तहत भी अपराध है, एससी एसटी एक्ट के तहत भी अपराध है, आईटी एक्ट के तहत भी अपराध है। और इस मामले में चाहे कोई भी हो, कहने का मतलब ये है कि जिन पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने भी ऐसा किया है वो उस एससी एक्ट के एक्ट में के दायरे में आते हैं वो लोग। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। इन एससी एसटी एक्ट, बीएनएस, आईटी एक्ट सभी के दायरे में आते हैं। और जो जो इसके लिए जिम्मेदार है कानूनी प्रक्रिया, मुझे बिठाया गया। और दुख की बात यह है कि वो फोटो थाने से बाहर निकल के कुछ रिपोर्टर्स के मोबाइल में चला गया और उसको सोशल मीडिया पे जानबूझकर वायरल किया गया। वायरल करके मेरा सार्वजनिक अपमान किया गया। वो क्यों किया गया? वो जो आपकी फोटो थी वो बड़ी वायरल हुई और एक पत्रकार उकड़ो वीर कह रहा है आपको। देखिए, वो फोटो पुलिस द्वारा खींचा गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो फोटो पुलिस ने, आमतौर पर पुलिस इसलिए खींचती है, चोर उचक्कों के लिए खींचती है। और पुलिस अपने पोर्टल पर, फेसबुक अकाउंट पे डालती है, ट्विटर अकाउंट पे डालती है कि आज हमने सो एंड सो एक्यूज्ड को, मुलजिम को गिरफ्तार किया। लेकिन मेरा जो फोटो था वो फोटो पुलिस ने अपने पोर्टल पे नहीं डाला। और वो फोटो बाहर जो है जांच एजेंसी के लोग थे, उन्होंने वो फोटो बाहर जो है फॉरवर्ड किया और वो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। इसलिए वायरल किया। और राजकुमार सैनी जी की जो बात है, वो बड़े सीनियर लीडर हैं। उन्होंने हमेशा से ही, मैं उनको जब से देखा है, हरियाणा में एट्रोसिटी के खिलाफ और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ बहुत लड़ाई की है। उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई थी। वही संदीप भारती आपके केस में जी जी, मैं एक ही व्यक्ति दोनों जगह। हाँ, वो जो है पुलिस अब उस बुढ़ाना की पंचायत में कह रहा है कि पुलिस रेड मारने गई और एक बोरी चेक मिले हैं। अब पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बोल रही, पुलिस साइलेंट है। मैं अभी राजनीति में एक नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। और हम लोगों ने जो बाबा साहब से सीखा है, साहब काशीराम से सीखा है, ठीक है। एक बात जाट आरक्षण की मुझे याद आई, जब यशपाल मलिक ने प्रदेश को जलवा दिया था और उसने एक बड़ा गुनाह किया था, उसके ऊपर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और आपके ऊपर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर जलील किया गया, उकड़ो बैठा करके वीडियो वायरल की गई, फोटो वायरल की गई, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रियायत है प्रशासन दे रहा है, आपके साथ जाति कर रहा है। आपको बताऊं, ये घोषित आपातकाल है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इमरजेंसी लगाने के प्रोविजन है। लेकिन अब जो ये बीएनएनएस और बीएनएस जो कानून आए हैं, ये वो दस्तावेज है जो भारत में अघोषित या घोषित इमरजेंसी लगाने की अनुशंसा करते हैं, वो प्रोविजन देते हैं। आप देखिए, बीएनएस और बीएनएस की धाराएं क्या हैं। अब आपके घर में घुसने के लिए पुलिस को किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस पहले 24 घंटे अंदर रख सकती थी, 15 दिन तक अंदर रख सकती है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा पुलिस को इतनी पावर दे दी, पुलिस को बहुत ज्यादा वाइड पावर्स दे दी। और ये सरकार इसी टाइम में ये कहती थी कि अंग्रेज। तो यहाँ पर वकीलों की कमजोरी रही है, क्या रहा है? देखिए, हम अपनी बार एसोसिएशंस की मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पर बड़ी जोर देकर एक बात कही जाती है कि वकील की कोई जाति नहीं होती और वकील बिरादरी एक बिरादरी है और हम सभी एक लीगल फैमिली के सदस्य हैं। लेकिन जब मेरे वाला मामला हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं रोया तो नहीं, लेकिन मुझे अंदर से इतना खुद पर और समाज पर और अपने वकील बिरादरी पर इतना गुस्सा आया कि आमतौर पे वकीलों में एक परंपरा है, किसी वकील के खिलाफ मुकदमा है कोर्ट में, तो हम लोगों में इतनी समझ है कि उस वकील के खिलाफ कोर्ट में कोई वकील दूसरी पार्टी का वकील बन के नहीं आएगा। लेकिन मेरे मामले में 60 वकील मेरे खिलाफ बहस कर रहे थे। मैं खुद भी अपने आप को बहुत जिम्मेदार मान के चल रहा हूं। और समाज जो भी मुझे जिम्मेदारी देगा, मैं उसको पूरे तहे दिल से निभाने का काम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बंदूकों के आगे अपनी छाती करके लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को मेरे समाज के लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे बारे में ये कहा जा रहा था कि मैं डर गया या चुपचाप बैठ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोर्ट द्वारा कुछ मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं और उन पाबंदियों को भी हम जो है कानूनी तरीके से देख रहे हैं। और
अगर मेरे साथ जो भी हुआ उसको देख के मेरे जो साथी एक्टिविस्ट हैं या जो मेरे साथी वकील हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके बीच में खड़ा है और आप साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको इसलिए पावर दी थी कि वो समाज का भला कर सके। कि मैं एक हरियाणा की पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने घर पर जांच एजेंसी के लोग 40-40 की संख्या में 6-6-7 गाड़ियों में भर के गए और मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां गई, सिविल वर्दी में गई। मुझे बार बार ये जताया गया स्टेट द्वारा कि यू बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट, तुम नीची जाति से ताल्लुक रखते हो। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं और दिमागी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न लोग हैं। उन लोगों में भी आज उन लोगों के दिमागों में भी जाति का जहर घूम रहा है। सभी को नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर मीडिया के साथ। तो आज हमारे साथ कुलदीप टॉक में जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है उसमें हर बार एक शख्सियत होती है और आज जो शख्सियत है वो रजत कंसल है। और रजत कंसल को लेकर के आप परिचित हैं, पिछले दिनों जो भी हुआ और जिस तरीके से रजत जी के साथ उस वक्त खेल हुआ। मैं खेल इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले रजत एक प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद फिर दूसरी तरीके से सुर्खियों में आते हैं और एक जनता के अंदर मैसेज जाता है, खास तौर पर जो दलित वर्ग है, कि हमारा रजत प्रतिनिधित्व करता है, हमारी आवाज को उठाता है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गूंज भी उठती है कि रजत को क्यों न राजनीति में आना चाहिए। तो रजत कंसल आज हमारे साथ है, रजत से जानेंगे इस बीच जो भी आवाजें उठी हैं वो आवाज उठी हैं, उन आवाजों के साथ रजत अब भी क्या वो आवाज बनकर चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। तो रजत जी सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी। तो रजत जी जो हुआ उस पर ना जा करके हम आज पॉडकास्ट में यही हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले दिनों मैं भी एक जो फिल्म आई थी भीम, उसको देख रहा था। उसमें एक वकील का किरदार होता है और वो जो दलित वर्ग है या फिर वंचित वर्ग है उनकी आवाज उठाता है। कहीं ना कहीं वही जो ओरा है, वही जो एक जो सिस्टम से टकराने वाला चेहरा है, रजत कंसल नजर आता है उसमें। और दूसरी तरफ जब ये खेल होता है पुलिस प्रशासन और रजत कंसल के बीच में, फिर एक आवाज दलित वर्ग से भी आती है कि अब तक जो राजनीति में जो लोग हैं वो लोग ठीक है, हम अब तक उनको बरत रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो रजत में है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अगर समाज के पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। और ये बात कुछ ना कुछ आज का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। जो भी विधानसभा में या लोकसभा में हम लोगों ने खास तौर पर जो अनुसूचित जाति समाज से प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में एससी कम्युनिटी के साथ जो भी अत्याचार की, उत्पीड़न की, भेदभाव की घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मिर्चपुर कांड हुआ हो, चाहे वो भाटला सोशल बाइकआउट कांड हुआ हो, छात्रवाला हुआ हो, या टाइम टू टाइम रेप, मर्डर की घटनाएं सामने आती हैं। उसमें इन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने कभी भी, जो हमारी बड़ी पंचायतें हैं लोकसभा या विधानसभा में, इस बारे में कभी आवाज नहीं उठाते। तो जो हरियाणा का जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, कहीं ना कहीं उन लोगों में इनके प्रति अविश्वास की भावना जगी है। और अक्सर हम मीटिंग्स में देखते हैं कि इन लोगों को जो है जनता के प्रतिनिधि बताने की बजाय लोगों मीटिंग्स में इनको पार्टी के एजेंट बताने का काम करते हैं। तो
ये सारी इस सब की वजह से जो मेरे जैसे लोग हैं, जब मैं हूं चाहे मेरे जैसे और एक्टिविस्ट हैं, जो स्टेट, राज्य और उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे टकराते हुए जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों पर समाज का विश्वास बढ़ा है। प्रोफेसर जी, बीच में आपको टोकूंगा। जैसे बात निकली है कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है, तो वो विश्वास ना रहना क्या कारण आपको नजर आते हैं? ठीक है कि वो लोग साथ नहीं खड़े होते, वो साथ नहीं खड़े होते, वो भी क्या मजबूरियां उनकी होती हैं? आपने भी, क्योंकि आप उस समाज, उस दायरे में रहते हैं, ऐसे लोगों से आपकी बातचीत भी होती है, वो समाज के साथ क्यों नहीं खड़े हो पाते फिर? देखिए, जब भी समाज के साथ कोई घटना होती है, तो जो सरकारें हैं, और जैसे कोई बड़ी घटना हुई और बड़ी घटना के बाद जनता में रोष पैदा हुआ और रोष ने आंदोलन का रूप लिया, पब्लिक इकट्ठा होने लगी जो सरकार और स्टेट की जो कार्रवाई है उसके विरुद्ध, तो सरकार हमारे समाज के जो चुने प्रतिनिधि हैं, इनका इस्तेमाल करती है। केवल इनको ये डायरेक्शंस दी जाती है कि जो इस घटना के मामले में 100 एंड 100 घटना के बारे में जो आंदोलन हुआ है, एनी हाउ यू हैव टू डिफ्यूज दैट मोमेंट। उस आंदोलन को किसी तरह से डिफ्यूज करने का काम करो, चाहे आपको पीड़ितों के पक्ष में जाकर झूठे आश्वासन करने पड़े, चाहे आपको गिरफ्तारी की झूठी बात कहनी पड़े, आपको ये जो है इस मामले में लोगों को जाके समझाना है, बरगलाना है, उनको बहकाना है और आंदोलन किसी भी तरह से खत्म कराना है। इस तरह से बहुत सारे पीछे केस हुए हैं जहां पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं पब्लिक के बीच में आए, उनको न्याय की जो आवाज है उसमें अपने सुर मिलाने की बजाय उन्होंने एक तरह से आरोपियों के पक्ष में अपनी बातें रखी, चाहे वो भाईचारे के बारे में रखी हो, भाईचारे का हवाला दे के रखी हो, ताना बाना ना बिगड़ जाए इस चीज का हवाला दे के रखी हो। तो उनके जो आश्वासन रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन जो हमारे उनको डिफ्यूज करने के रहे हैं, और उनका मकसद केवल एक होता है कि एक बार ये मामला डिफ्यूज हो जाए, उसके बाद दोबारा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और उन जो पीड़ित हैं इनके द्वारा उनको पैसों का लालच दिया जाता है, एक नौकरी का लालच दिया जाता है, गुस्सा होता है वो शांत कर दिया जाता है, फिर लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो इंसाफ कहीं ना कहीं फिर चुप हो जाता है। यानी कि एक जो जनप्रतिनिधि है उनको इस्तेमाल किया जाता है उन आवाजों को दबाने के। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल हमारे समाज के खिलाफ हो रही अत्याचार की घटनाओं को दबाने में किया जा रहा है। ये तो और भी खतरनाक है, ये और भी खतरनाक है, जबकि इनकी जिम्मेदारी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको इसलिए पावर दी थी कि वो समाज का भला कर सके, लेकिन वो अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो पार्टियों के एजेंट बन करके कहीं ना कहीं रह गए हैं। लेकिन जिस समाज की उनको जरूरत है, प्रतिनिधि बना करके भेजा है, जब वोट की जरूरत होती है सबसे पहले उसी कुंबा में जाते हैं वो लोग, फिर दूसरा कुंबा पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जब वोटों का टाइम आता है तो 6 महीने पहले उनकी गाड़ियां, उनके जो समर्थक हैं उनकी गाड़ियां हमारे जो एससी कम्युनिटी की बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, उनके वोट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जब समाज के ऊपर दुख की घड़ी आती है, किसी परिवार के ऊपर दुख की घड़ी आती है, तो वो या तो साइलेंट मिलते हैं, चुप रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, और आते हैं तो ये कहते हैं परिवार के साथ, आरोपियों के साथ समझौता कर लो, नहीं तो भाईचारा खराब हो जाएगा, आपको सरकार से कह के, प्रशासन से कह के 10-12 लाख रुपए दे देंगे, आप यहीं पे इस मामले को दबा दो। इस तरह की आवाज जो है, इस तरह की बातें जो है, हमारे एससी कम्युनिटी के जो 17 जनप्रतिनिधि हैं उन द्वारा इस तरह की बातें की जाती है, जिसकी वजह से समाज के लोगों का विश्वास कतई उन पर से उठ चुका है। और जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, चाहे वो वकील हैं चाहे एक्टिविस्ट हैं, धीरे धीरे जो समाज के लोग हैं उनको अपने एक तरह से परिवार का सदस्य मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो उनके दुख सुख की घड़ी में खड़े होते हैं। और इसी वजह से स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सरकार पूरी तरह से उन लोगों के खिलाफ हो गई है, क्योंकि हम लोग चुने हुए एजेंटों के इस
केसों को दबाने की कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जनता को बताते हैं कि ये लोग आपके भले में नहीं आए, ये लोग आपका नुकसान कराने के लिए आए हैं। कहीं इन बातों से उनकी खींच बढ़ती है और वो एजेंसीज पर दबाव डलवाकर हम लोगों का नुकसान कराने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। कंसल साहब, अब तो हाल फिलहाल आप ही बड़े पीड़ित हैं समाज के, तो आपसे कोई नेता मिलने आया, पार्टी सरकार पक्ष कोई कि कंसल साहब हम आ नहीं सकते, हमारी पार्टी की मजबूरी है, लेकिन आपके साथ हो गलत रहा है, कुछ आए कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमपी? देखिए, मेरे साथ किसी बड़ी पार्टी के एस्टेब्लिश्ड लीडर ने मेरे से इस बारे में, किसी ने मेरे को ना तो सांत्वना दी, ना साथ खड़े होने के बारे में कहा। हाँ, कुछ जो एससी कम्युनिटी की जो पार्टियां हैं, या हम कहें कि जैसे बहुजन समाज पार्टी है या फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो स्टेट लेवल के कुछ नेता हैं, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, स्टेटमेंट्स जारी की और जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देने का काम भी किया। तो मकसद, इसके पीछे जो कारण है, जो बड़ी पार्टियां हैं उनको केवल एक बात का डर लगता है, अगर रजत के साथ जो इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, अगर आप रजत के पक्ष में स्टेटमेंट दोगे, रजत के पक्ष में ज्ञापन दोगे, तो एक बड़ी कम्युनिटी का वोट बैंक कहीं आपसे छिटक ना जाए। क्योंकि मेरे को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मैं एक हरियाणा की पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने, मीडिया के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जाति की मानसिकता रखने वाले अपराधियों के खिलाफ हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। और वो अपराधी किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, हरियाणा का SC/ST एक्ट का डाटा उठा के देखेंगे, तो ज्यादातर केसेस जो हैं उत्पीड़न के, अत्याचार के, मर्डर के, रेप के, वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ ज्यादा आरोप लगे हैं। तो उनके नेताओं को, उनके लीडर्स को, उनके इन्फ्लुएंसर्स को इस मामले में अपने समाज को मोटिवेट करना चाहिए कि हम लोग भी उनके भाई हैं, हम लोग भी उनके परिवार के सदस्य हैं। तो क्यों ना उनकी काउंसलिंग की जाए, क्यों ना उनको समझाया जाए कि अपने भाइयों के साथ इस तरह करना गलत है। बिल्कुल कंसल साहब, जैसे आपने बताया कि ये हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस वर्ग के साथ में आपकी, अगर हम यूपी में चले जाएं तो ठाकुर दूसरे खड़े हो जाते हैं, हम अगर महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर मराठा, यानी कि जहाँ पर दलित के सामने एक जो दबंग लोग होंगे, उनके सामने जब उनके साथ दलित वर्ग, वंचित वर्ग के साथ अन्याय होगा तो कोई तो न्याय दिलवाने के लिए खड़ा होगा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप खड़े हुए और आपको उस वर्ग ने अपना दुश्मन माना, जबकि आप अपने समाज के हितों के लिए खड़े थे। जी सर। तो आपको पहले भी मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूं, बड़ी दिक्कतें आई हैं। अब जो आपके साथ ये प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में आपके साथ किस तरीके की दिक्कतें आई, क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, समाज का कितना आपको समर्थन रहा? क्या आपको लग रहा था उस वक्त कि समाज मुझे इस तरीके से प्यार देगा, साथ देगा? जिस तरीके से आप खड़े होते थे, क्या समाज आपके साथ खड़ा हुआ? मैं समाज साथियों ये बताना चाहता हूँ, समाज एक पर्टिकुलर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिनके लिए लड़ रहे थे, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, अकेला एक वर्ग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी रजत जी। देखिए, जो सारा मामला की शुरुआत हुई, मैं समझता हूं कि भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण जो हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी और उसमें जांच एजेंसी के खिलाफ जो आरोप थे, वहां से मामला शुरू हुआ था। और उस दौरान स्टेट द्वारा मेरी जो सोशल आईडीज है, जिसमें 50,000, 60,000 मेरे फॉलोवर्स थे, वो बंद कर दी गई गैर कानूनी तरीके से, जबकि आर्टिकल 19 मुझे बोलने का अधिकार देता है, अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का अधिकार देता है। यहां तक कि लोकल मीडिया को भी हमारे बारे में लिखने से रोका गया, बोलने से रोका गया। और पहले मुझे एक 2023 के केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उसमें भी मेरे खिलाफ अपराध नहीं बनते थे, और जो सेशन कोर्ट है हिसार, उसने मुझे जमानत दी। जमानत देने के बाद अब जो हालिया खेल हुआ है, जिसको आप बता रहे हो कि जो खेल हुआ है, उसमें तो स्टेट ने बिल्कुल ही एक तरह से उत्पीड़न की हदें पार करते हुए एक एडवोकेट को,
एक समाज के रिप्रेजेंटेटिव को, जो समाज के दुख सुख में खड़ा होता है, और एक सम्मानजनक नागरिक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इवन एक्यूज्ड, मुलजिम, आरोपी के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो स्टेट ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से मेरे जो मानवाधिकार थे उनको स्नैच करने का काम किया, छीनने का काम किया। मुझे बड़े आपराधिक तरीके से मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूं यूं या गैंगस्टर। मेरे घर पर जांच एजेंसी के लोग 40-40 की संख्या में 6-6-7 गाड़ियों में भर के गए, और मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां गई, सिविल वर्दी में गई, मुझे अपमानित तरीके से जमीन पर गिराकर, कीचड़ में गिराकर मुझे अरेस्ट किया गया। और इन केसों की जांच के दौरान जब भी मुझसे पूछताछ की गई, मुझे जमीन पर बिठाकर पूछताछ की गई, अपमानजनक लहजे में बात की गई। मुझे बार बार यह जताया गया स्टेट द्वारा कि यू बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट, तुम नीची जाति से ताल्लुक रखते हो। यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो एक बड़ी लॉबी है वो एजुकेटेड है, उसके अंदर से ये जो जातिवाद का जो जहर है वो नहीं होगा, लेकिन है ये। देखिए, ये बड़ी विडंबना है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा वक्त हो चुका है। और सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, और दिमागी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न लोग हैं, उन लोगों में भी आज, उन लोगों के दिमागों में भी जाति का जहर घूम रहा है, उनकी रगों में दौड़ रहा है, और उनकी आम बोलचाल की भाषा में आपको साफ नजर आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मेरे को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग लोगों के वीडियोस देखे, कमेंट्स देखे, मुझे मारने की धमकियां देखी। मुझे तो नहीं लगता कि हरियाणा के लोग आज भी दिमागी रूप से सिविलाइज्ड हुए हैं, सभ्य हुए हैं, या मतलब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बोलते हैं कि हम तो जाति को मानते नहीं है, जातिवाद को नहीं मानते हैं, रजत जाति फैला रहा है। लेकिन जब आप उनकी बातें सुनोगे ना, जब आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जातिवाद किस तरह से इन लोगों के दिमाग में इंजेक्ट किया गया है, और ये बचपन से ही इंजेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ी उजाना प्रकरण के बारे में, तो उसमें एक जेंटलमैन ये लिख रहे थे कि गांव में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगने देंगे, भगत सिंह की लगनी चाहिए। उस विषय को मैंने, और भगत सिंह की लगनी चाहिए। हम धर्म के खिलाफ कुछ इस तरह की टिप्पणी भी थी। मेरे को लगता है कि उस आदमी ने कभी उसने ये लिख रखा था कि बाबा साहब को जातिगत सूचक बोल करके, और फिर ये लिख रखा था कि उसकी अंगली के आगे हम नहीं जाएंगे, हम भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। और इस पे कंसल साहब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भगत सिंह था वो जातिवाद के खिलाफ था। वो जिस तरीके से आज का जो माहौल है उसमें तो वो सांस भी नहीं ले सकता था। ये अंग्रेजों से भी भयानक दौर है जो इस वक्त जो भगत सिंह की फोटो लगा करके बात कर रहे हैं। असली भगत सिंह को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि वो लोग मार रहे हैं। जी साहब। और आप देखिए, जब मेरे को गिरफ्तार किया गया और नारनौल थाने में मुझे पेश करने के लिए जब वो लेके आने लगे, तब जबरदस्ती पुलिस द्वारा मुझे नीचे बिठाया गया। पहले तो मुझे लगा कि इनकी रूटीन प्रक्रिया है। मैंने उनको कहा कि मैं वकील हूं यार, सम्मानित नागरिक हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत केस हैं जिनमें आपको लेना है, चुपचाप बैठ जाओ। और मुझे बिठाया गया। और दुख की बात यह है कि वो फोटो थाने से बाहर निकल के कुछ रिपोर्टर्स के मोबाइल में चला गया और उसको सोशल मीडिया पे जानबूझकर वायरल किया गया। वायरल करके मेरा सार्वजनिक अपमान किया गया। वो क्यों किया गया? वो जो आपकी फोटो थी वो बड़ी वायरल हुई और एक पत्रकार उकड़ू वीर कह रहा है आपको, और दूसरे भी जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, संदीप भारती हैं, उन्होंने भी उस फोटो को खूब वायरल किया। क्या प्रकरण था वो? देखिए, वो फोटो पुलिस द्वारा खींचा गया
और सबसे बड़ी बात है कि वो फोटो पुलिस ने, आमतौर पर पुलिस इसलिए खींचती है, चोर उचक्कों के लिए खींचती है, और पुलिस अपने पोर्टल पर, फेसबुक अकाउंट पे डालती है, ट्विटर अकाउंट पे डालती है कि आज हमने सो एंड सो एक्यूज्ड को, मुलजिम को गिरफ्तार किया है। लेकिन मेरा जो फोटो था वो फोटो पुलिस ने अपने पोर्टल पे नहीं डाला, और वो फोटो बाहर जो है जांच एजेंसी के लोग थे, उन्होंने वो फोटो बाहर जो है फॉरवर्ड किया, और वो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। इसलिए वायरल किया गया कि एक विशेष जो आपराधिक मानसिकता के जातिवादी लोग थे उनको खुश किया जा सके, और वो लोग खुश हुए, उन्होंने तालियां बजाई कि बहुत अच्छा किया पुलिस ने। और मैं आपको ये बताऊं कि ये रजत कलसन को उकड़ू नहीं बिठाया उन्होंने, ये पूरी एससी कम्युनिटी को उकड़ू बिठाने का काम किया। और इस बात से पूरे एससी समाज में इतना जबरदस्त गुस्सा था, इतना गुस्सा तो और किसी घटना पे कभी नहीं मैंने महसूस किया। और जब कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर लीडर है शैलजा को भी नारनौंद में किसी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द से बोला था, उस टाइम भी लोगों को में इतना गुस्सा नहीं था जितना मेरे को इन्होंने, जो जांच एजेंसी ने जिस तरह से ट्रीट किया और जिस तरह से फोटो वायरल की, तब लोगों को गुस्सा आया। कंसल साहब, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको उकड़ू बिठाया गया, वो प्रोसेस आपने जैसे बता दिया है कि वो चोर उचक्कों के लिए है, अब आपको बिठाया है, तो इस बात को लेकर के कोई न्याय पाने के लिए आप कुछ करेंगे इस मामले में? क्या कुछ हो सकता है ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ है? देखिए, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एक अनुसूचित जाति का वकील होने के चलते मेरी बेइज्जती की गई है, एक अनुसूचित जाति का एक्टिविस्ट होने के चलते मुझे बेइज्जत किया गया है, एक अनुसूचित जाति का लीडर होने के चलते, रिप्रेजेंटेटिव होने के चलते मुझे बेइज्जत किया गया है। मकसद केवल यह है कि पीड़ितों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो। और ये आईपीसी के तहत भी अपराध है, यानी बीएनएस के तहत भी अपराध है, एससी एसटी एक्ट के तहत भी अपराध है, आईटी एक्ट के तहत भी अपराध है। और इस मामले में चाहे कोई भी हो, कहने का मतलब यह है कि जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन्होंने भी ऐसा किया है, वो उस एससी एक्ट के एक्ट में के दायरे में आते हैं वो लोग। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं, इन एससी एसटी एक्ट, बीएनएस, आईटी एक्ट सभी के दायरे में आते हैं, और जो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, कानूनी प्रक्रिया का उन लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो फिर उसी बात पे आते हैं कंसल साहब, पॉलिटिकल के तौर पर जिस तरीके से आपको लोगों ने देखा, जो मैंने अपनी भूमिका में भी रखा था, और उसके बाद राजकुमार सैनी से भी मेरे कार्यक्रम में बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि एक नई राजनीति यहाँ पर हो सकती है एससी और ओबीसी को लेकर के, और रजत के साथ मेरा प्रयास रहेगा। तो आपका कैसा रहेगा प्रयास, क्या कुछ रहेगा? देखिए, हरियाणा में इस समय जो राजनीति है, इस समय पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो कुछ भी मानते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय हरियाणा में दो ग्रुप चल रहे हैं। एक तो वो लोग ग्रुप चल रहा है जो जाति को मानता है, जातिवाद को अप्लाई करना चाहता है, और जाति के आधार पर एट्रोसिटी भी करना चाहता है, और खुद को जस्टिफाई भी करना चाहता है। और दूसरा ग्रुप वो है जो जातिवाद को नहीं मानता, और मुख्य रूप से वो जो ग्रुप है वो पीड़ित समाज है। हरियाणा में ये लड़ाई चल रही है। अब ये देखना है कि स्टेट किसकी मदद कर रहा है, राज्य किसकी मदद कर रहा है, एजेंसीज किसकी मदद कर रही हैं। और राजकुमार सैनी जी की जो बात है, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने हमेशा से ही, मैं उनको जब से देखा है, हरियाणा में एट्रोसिटी के खिलाफ और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ बहुत लड़ाई की है। उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई थी। और वही संदीप भारती आपके केस में भी जी मैं एक ही व्यक्ति दोनों जगह। हाँ, वो जो है, उन्होंने, सैनी साहब ने बहुत अपमान सहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी उनको बड़ा गंदी गंदी भाषा करके उनको टारगेट किया जाता था। और जहां तक मुंह पे स्याही फेंकने की बात है, जब मेरे को हिसार कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो वहां पर भी एक ग्रुप विशेष रूप से भेजा गया था मेरे मुंह पर स्याही डालने के लिए। और ये बात मुझे पुलिस अधिकारियों ने बताई थी कि हमने आपके चारों तरफ घेरा इसलिए डाला कि कुछ लोग आपके मुंह पे स्याही डालने के लिए आए हुए थे। तो इससे मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, उनकी किस तरह से उनकी ईगो शांत होती है, किस तरह से वो लोग खुश हो जाते हैं
किसी का अपमान करने से। रजत जी, मैं क्योंकि अब इस बात में संदीप भारती निकल करके आते हैं, राजकुमार सैनी के साथ भी संदीप भारती निकल करके आते हैं, तो ये संदीप भारती कैसे एकदम से आते हैं जब प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल है? यानी कि एक रडार पर वो इस वक्त है आम पब्लिक के, कि वो कैसे एकदम से निकल करके आते हैं? देखिए, इस समय हरियाणा सरकार की बात करो चाहे भारत सरकार की बात करो, अलग अलग मुद्दों पर देश और प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ जो है वो अपने विचार रख रही है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार के जो निर्णय हैं, उसके खिलाफ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और सरकार इससे डरी हुई है। अब किसी ना किसी तरीके से प्रदेश के माहौल को सरकार बदलना चाहती है, बदलना चाहती थी, और कुछ अपने एजेंट जो है सरकार ने समाज में छोड़े हैं, और जिस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं था उन मामलों में मुझे घसीटा गया। कम से कम एक केस में सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत कलसन को गालियां दी गई, रजत कलसन को जाति का जहर फैलाने वाला बोला गया, रजत कंसल के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, रजत कंसल के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि ये SC/ST एक्ट में समझौते कराता है, चेक ले लेता है। अब चेक ये उस आदमी ने, ये तो खूब चली थी हाँ, कि रजत के पास लाखों के वो मिले हैं। अब पुलिस मेरे घर रेड मारने गई, पुलिस अब उस बुडाना की पंचायत में कह रहा है कि पुलिस रेड मारने गई और 1 बोरी चेक मिले हैं। अब पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस साइलेंट है, पुलिस साइलेंट है, लेकिन बाहर के लोग बोल रहे हैं कि रजत के घर चेक मिले हैं। तो इस मामले में पुलिस को भी तो स्थिति क्लियर करनी चाहिए, पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि रजत के घर इतने चेक मिले हैं। क्या आपको लगता है कि जो जांच एजेंसी है मेरे खिलाफ इतने सबूत मिलने के बाद मुझे जेल से बाहर आ जाने देगी? केवल एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, और ये जो पंचायतें हुई इसमें हरियाणा के विशेष वर्ग के बहुत सारे लीडर्स सामने जो शामिल हुए, मुझे समाज का दुश्मन बताया गया, यहां तक कि मुझे इनडायरेक्ट तरह से थ्रेट किया गया, और लोगों से अपील की गई इस तरह के लोगों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। एक जेंटलमैन ने तो अपनी स्पीच में ये कहा कि रावण को मारने के लिए तो एक राम पैदा हुआ था, और रजत कलसन जैसे रावण को मारने के लिए तो हमारे 1000 राम तैयार है। अच्छा, यहां तक बात आई? यहां तक बात आई। मुझे 1.5 कोटी का आदमी कहा गया, ढेड कहा गया पंचायतों में। इस बारे में हमने लगातार कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो कार्रवाई नहीं हुई, इससे फिर कहीं ना कहीं हमको महसूस हुआ कभी ये जो लोग हैं सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। ये जो लोग हैं कभी जानबूझ के प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, प्रदेश की 2 प्रमुख कम्युनिटीज को पोलराइज्ड करने के लिए तो ये सारी एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो जी, बीच में हमारी बात फिर वो सैनी साहब वाले रोकी थी कि वो एक बहुजन राजनीति की बात करते हैं, जिस तरीके से कांसीराम एक नई राजनीति उस वक्त लेकर के आते हैं जब हालात यही थे। तो कांसीराम पंजाब से निकलते हैं, यूपी में सत्ता तक पहुंच जाते हैं और एक बड़ा करिश्मा दिखाते हैं, और आज बाबा साहब को भी अगर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं कांसीराम जी का उसमें एक बड़ा योगदान रहा है। तो हाल फिलहाल की जो स्थिति है वही स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और कई बार प्राकृतिक भी अपना खेल खेलती है। तो एक जो अलग धुरी सैनी और कंसल के बीच में SC और OBC को लेकर के नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा देखिए, सैनी साहब ने भी कह दिया नहीं कि प्रयास सफल होंगे। जी, सैनी साहब मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें हरियाणा की राजनीति की समझ है, और मैं अभी राजनीति में एक नर्सरी क्लास का बच्चा हूं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। और हम लोगों ने जो बाबा साहब से सीखा है, साहब काशीराम से सीखा है, ठीक है, आज बड़े अच्छी बात है कि जो सैनी साहब है वो भी वही बात कर रहे हैं, वो भी जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर सैनी साहब मेरे गुरु बन जाएं, मुझे राजनीति के बारे में बताएं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग राजनीति में, मैं खुद राजनीति में हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा अपंग महसूस करता हूं जब मेरे समाज के साथ
इतने बड़ी बड़ी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, आरोपी खुले घूमे रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस लेवल पे पहुंचे, राजनीति के माध्यम से सत्ता में पहुंचे और इस तरह के जो जातिवादी मानसिकता के गुंडे हैं उनको सलाखों के पीछे करने का, डालने का काम करें, उनको उल्टा लटका के पीटने का काम करें। हमारे लोगों को तो बिना कसूर होते हुए उल्टा लटका के पीटा जाता है, कम से कम हम कसूरवार को तो उल्टा लटका के पीटने। तो कंसल साहब, एक बात जाट आरक्षण की मुझे याद आई जब यशपाल मलिक ने प्रदेश को जलवा दिया था और उसने एक बड़ा गुनाह किया था, उसके ऊपर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और आपके ऊपर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर जलील किया गया, उकड़ो बैठा करके वीडियो वायरल की गई, फोटो वायरल की गई, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रियायत प्रशासन दे रहा है, आपके साथ ज्यादती कर रहा है, क्यों? उनका समाज एकजुट है, उनके समाज के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने समाज की मदद करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो। उनके समाज के लीडर्स अलग अलग मत के होते हुए, अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जब मेरे साथ इस तरह की अपमानित घटना हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, जाट कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति मेरे पक्ष में नहीं बोला, लेकिन मेरे समाज के कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। जिस दिन एससी कम्युनिटी के लोग एकजुट हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो फिर मुझे भी हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको भी याद होगा यशपाल वाला मामला? मुझे अच्छी तरह मालूम है। उस आंदोलन में हरियाणा 3 दिन तक जला था। मुरथल में गाड़ियों को रोक रोक कर प्रदेश की महिलाओं से, प्रदेश से बाहर की महिलाओं से रेप किए गए थे। और इस मामले में हाई कोर्ट के एक जज साहब ने खुद कॉग्निजेंस लिया था। और उसके बाद उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं पता क्या रही थी, लेकिन इस तरह के आरोप लगे थे, बड़े गंभीर आरोप लगे थे। मुरथल वाले मामले में आईजी थी उस वक्त राजश्री, तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो एक दैनिक ट्रिब्यून अखबार में छपी थी मेरे ख्याल से। तो उस बात को फेक खबर दिखा करके फिर पत्रकारों ने भी उस बात को लेकर के गलती मान ली थी कि हमारे से गलत हुआ है। तो जब सरकारें होती हैं तो पत्रकारों को भी गलती माननी पड़ती है। अब जिस तरह से मेरे को गिरफ्तार किया गया तो बाकायदा हिसार में पत्रकारों ने और सामाजिक नेताओं ने, सर्व समाज के सामाजिक नेताओं ने पुलिस के हक में जुलूस निकाला, मेरी गिरफ्तारी पर तालियां बजाई। लेकिन जब मनीषा वाला प्रकरण हुआ, मनीषा के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तब उन्हीं लोगों की गर्दन पर पुलिस के हाथ गए, गिरफ्तार भी किए गए, जेल में भी डाले गए। बहुत जगह ऐसे हुए जहां पुलिस ने उनको ऐसी धाराएं लगाई हैं, वो फिरेंगे चक्कर काट दे। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े लीडर्स भारतीय पॉलिटिक्स के आज के समय में एक बात कहते हैं कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये घोषित आपातकाल है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इमरजेंसी लगाने के प्रोविजन है, लेकिन अब जो ये BNNS और BNS जो कानून आए हैं, ये वो दस्तावेज है जो भारत में अघोषित या घोषित इमरजेंसी लगाने की अनुशंसा करते हैं, वो प्रोविजन देते हैं। आप देखिए BNS और BNSS की धाराएं क्या हैं। अब आपके घर में घुसने के लिए पुलिस को किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस पहले 24 घंटे अंदर रख सकती थी, अब 15 दिन तक अंदर रख सकती है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा पुलिस को इतनी पावर दे दी, पुलिस को बहुत ज्यादा वाइड पावर्स दे दी। और ये सरकार किसी टाइम में ये कहती थी कि अंग्रेजों के बने हुए कानूनों को हम खत्म करेंगे, राजद्रोह नाम का कानून खत्म करेंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। लेकिन आपको बताऊं, अब जो BNS और BNSS आया है, इसमें राजद्रोह का बेशक नाम बदल दिया हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत कर दिया है, पावर दे दी है उसको, उससे भी ज्यादा पावर कर दिया। और उन कानूनों की आड़ में इवन आप सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं तो भी आपको राजद्रोह जैसे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछले दिनों कर्मू के साथ भी ऐसा हुआ। कर्मू के साथ जो हुआ, गलत हुआ, वो भले मेरे बारे में कुछ कहें लेकिन गलत हुआ।
और भी जो एक्टिविस्ट थे या जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ जो रहा है वो भी गलत हो रहा है। और इस मामले में सबको इस मतलब तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बंसल साहब, पहले यानी कि हम पुलिस और वकील को आमने सामने देखते थे, कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर असहाय नजर आती थी। दिल्ली जैसे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस को झुकना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर एक पूरे वकील बिरादरी की कहीं ना कहीं एक इमेज, आप इसे एससी से भी जोड़ सकते हैं, वकील बिरादरी से भी जोड़ सकते हैं कि वो जो उकड़ू प्रकरण है या जो भी है एक वकील के साथ हुआ है। और वकीलों को, मैं भी जब भी कोई वीडियो बनाता था निकंजल साहब, पत्रकारों को लेकर के, हम एक नहीं है, आप सीखो वकीलों से, एक हो करके कैसे लड़ा जाता है, कैसे शासन और प्रशासन को ये लोग घुटने पर ला देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं आगे से ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि वकीलों की इतनी ताकत है कि उनके आगे झुक जाता है। यहाँ तो एक वकील को कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर वकीलों की कमजोरी रही है, क्या रहा है यहाँ? देखिए, हम अपनी बार एसोसिएशंस की मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पर बड़ी जोर देकर एक बात कही जाती है कि वकील की कोई जाति नहीं होती और वकील बिरादरी एक बिरादरी है और हम सभी एक लीगल फैमिली के सदस्य हैं। लेकिन जब मेरे वाला मामला हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं रोया तो नहीं, लेकिन मुझे अंदर से इतना खुद पर और समाज पर और अपने वकील बिरादरी पर इतना गुस्सा आया कि आमतौर पे वकीलों में एक परंपरा है, किसी वकील के खिलाफ मुकदमा है कोर्ट में तो हम लोगों में इतनी समझ है कि उस वकील के खिलाफ कोर्ट में कोई वकील दूसरी पार्टी का वकील बन के नहीं आएगा। लेकिन मेरे मामले में 60 वकील मेरे खिलाफ बहस कर रहे थे। अच्छा। आज किसी वकील की मोटरसाइकिल की चाबी भी पुलिस निकाल ले तो वकील हड़ताल कर देते हैं, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य वकील को पुलिस ने कीचड़ में गिरा गिरा कर भगा कर अरेस्ट किया, उकड़ू बिठाया, बेइज्जत किया, एक केस में जमानत तो दूसरे में, दूसरे केस में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार किया। लेकिन हरियाणा की किसी भी बार एसोसिएशन ने इस मामले में वकीलों ने हड़ताल नहीं की। अगर मेरी जगह किसी और बिरादरी का वकील होता तो आज भी वकीलों की हड़ताल चल रही होती। वकील साहब, तो जातिवाद से कोई भी, ये बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जातिवाद से ये भी अछूता नहीं है। वकील साहब, जब हिंदू मुसलमान देश में हो रहा था, मुसलमानों के साथ जब घटना घटी तो हिंदू बड़ी तालियां बजा रहे थे। उसके बाद वो जो जेबीसी का मशीन था वो मुसलमानों के बजाय हिंदुओं की तरफ हो लिया। इसी तरीके से दूसरे भी ऐसे प्रकरण हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते नजर आते थे जब दूसरे बर्बाद हो रहे थे, लेकिन जब खुद की बर्बादी आई तब उन्हें पता लगा कि ये जो सरकारें हैं, जो शासन प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये अपनी सत्ताओं के लिए है और कारपोरेट के लिए है। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि आज वकील बिरादरी ने जिस तरीके से जिस एकता को तोड़ा है, जो हरियाणा में कहते हैं बंदी बुआरी, उसको खोला है। आज रजत कंसल है, कल कोई और भी होगा, क्योंकि ये एक बीज कहीं ना कहीं बोया गया है और ये वकीलों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सच है इसमें। अब देखिए, मेरे साथ जो वकीलों की संस्थाओं ने मेरे साथ जो बिहेवियर किया, अब कल को वो दूसरे मामलों में किसी और वकील के साथ उसका विरोध उसके साथ कोई एफआईआर होती है या अरेस्ट होता है या उसके साथ बदतमीजी किसी डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा की जाती है, तब वो अब हड़ताल का प्रपोजल रखेंगे, तब मैं या मेरे समाज के वकील, क्या लगता है आपको, उनको उनकी उनकी उस हड़ताल का सपोर्ट करेंगे? और इस बात का जिम्मेदार कौन है? खुद वकील बिरादरी है। यानी कि हिसार से बोया बीज ये कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा को नुकसान, बिल्कुल नुकसान करेगा, बिल्कुल नुकसान करेगा और बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है और आगे नुकसान ना हो इस बारे में प्रयास किए जाने चाहिए। प्रोफेसर जी, अंतिम आपसे यही चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके साथ हुआ है, आपके समाज के लोगों को आपके साथ हमदर्दी है, हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त पत्रकार हैं, उनको आपके साथ हमदर्दी है। फिर वही बात कहीं ना कहीं आ जाती है, जो एमपी एमएलएज हैं, उनकी
हमदर्दी छोड़िए, पूछना तक भी नहीं हुआ कि कैसे आपके साथ हाल हैं। तो क्या कुछ आने वाला समय में रजत कंसल को देख, यानी कि जो आम जनता है जिनको ये था कि रजत कंसल ही हमारा कुछ है, आने वाला समय में कैसा कंसल देखेंगे? देखिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो रात के 3 बजे नारनौल थाने के आगे 500 लोग खड़े हुए थे और पुलिस को फोर्स बुलानी पड़ी। जब मेरी कोर्टों में पेशी हुई तब पूरा समाज उमड़ गया था, पुलिस को वहां पे फोर्स लगानी पड़ी। जब मेरी जमानत हुई तब जेल के आगे पुलिस को फोर्स लगानी पड़ी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, जो मेरे समर्थन में आई हुई थी। समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ये प्यार नहीं है, जिम्मेदारी है। और मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊं, और चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, समाज के लिए मैं पहले भी जान हथेली पर रख के लड़ता आया हूं, आगे भी लड़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि समाज की जो अपेक्षाएं, जो उनकी उम्मीदें, जो उनके पार्टियों के एजेंट पूरा ना कर सके, मैं चाहता हूं समाज मुझे जिम्मेदारी दे। बढ़ गए आपके अब? मैं खुद भी अपने आप को बहुत जिम्मेदार मान के चल रहा हूं, और समाज जो भी मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उसको पूरे तहे दिल से निभाने का काम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बंदूकों के आगे अपनी छाती करके लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को मेरे समाज के लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे और करें, ताकि हम लोग और ज्यादा पावरफुल होकर समाज की मदद करने का काम करें। कंसल साहब, हम उदाहरण देखें, चंद्रशेखर रावण है, मान्यवर कांसीराम है, बहन मायावती है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तमिलनाडु से भी 2-4 उदाहरण हैं। तो उनको जिस तरीके से जाति शासन और प्रशासन ने की और उसके बाद वो एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई, और जो यूथ है उनके लिए हाल फिलहाल चंद्रशेखर रावण है, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब रजत कंसल भी हो सकते हैं। और मुझे अब एक बात पान सिंह तोमर मूवी की भी याद आती है। रजत कंसल जी, जब उसको अपने हक के लिए वो लड़ता है, पुलिस उसको उठा करके उसके साथ जाति करती है और वो कहता है कि जो लुटेरा बनाती है, गुंडा बनाती है, कहीं ना कहीं पुलिस बनाती है। मैं एक आम आदमी था, फौजी था, और आज मुझे मजबूर कर दिया है एक ऐसे व्यक्ति बनने के जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है आम जनता को लेकर, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं भूल जाती है, चाहे उसमें रजत कंसल है या फिर मेरे जैसे या फिर दूसरे पत्रकार या कोई भी एक्टिविस्ट है। मैं भी इन चीजों से कहीं ना कहीं कई बार निकला हूं। तो वो भूल जाती है इन बातों को कि हमारी एक, इनकी सुरक्षा के लिए इनके टैक्स से हम पैसे ले रहे हैं। हम जो 1 महीने के बाद बड़ी आशा रहती है उनकी कि अब पेमेंट आएगी, तो वो इसी टैक्स से जाते हैं। उनके साथ जुल्म मत कीजिए, जाति मत कीजिए। तो और कुछ कहेंगे कंसल साहब? मैं आपके माध्यम से मेरे समाज के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे बारे में ये कहा जा रहा था कि मैं डर गया या चुपचाप बैठ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोर्ट द्वारा कुछ मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, और उन पाबंदियों को भी हम जो है कानूनी तरीके से देख रहे हैं। और अगर मेरे साथ जो भी हुआ उसको देख के मेरे जो साथी एक्टिविस्ट हैं या जो मेरे साथी वकील हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके बीच में खड़ा है, और आपको भी मेरी घटना से डरने की जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए लड़ते रहें, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते रहें। और मैं भी मेरे लिए कोई नई घटना नहीं है। हाँ, इस बार ज्यादा रिप्रेशन था पुलिस का, पहले भी हुआ है, पहले भी हम लोगों के पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई थी। इस बार तो मैं इतना नहीं रहा अंडरग्राउंड, लेकिन मैं 3-3 महीने भी अंडरग्राउंड रहा हूं। आपने कभी मेरा इंटरव्यू सुने हो तो मैंने उनमें सारी वो बातें बताई हैं कि किस किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और जो बाबा साहब ने हमको सिखाया है, जो साहब काशीराम ने सिखाया है कि समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहो, हम बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये जो सरकार है, ये जो एजेंसीज हैं, इन लोगों को ये बिल्कुल ना समझे कि रजत कलसन डर गया। आप अगर गलत करोगे तो रजत कलसन बोलेगा।
आप अगर एससी कम्युनिटी के साथ या किसी भी समाज के साथ गलत करोगे तो हम लोग जनता को बताएंगे कि सरकार यहां पर गलत है, एजेंसीज यहां पर गलत हैं, और इसके खिलाफ हमारी आवाज उठती रहेगी। और सरकार चाहे तो बेशक दोबारा हमको जेल में डालने का काम कर दे, हम इस चीज से घबराने वाले नहीं है। जी, तो कंसल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रजत जी ने जो घटनाक्रम हुआ है, जो प्रकरण हुआ है, पूरा खोल करके आपके सामने रख दिया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और खबरों के साथ और मुद्दों के साथ और शख्सियत के साथ ऐसे ही हम इंटरव्यू लेकर के आए, और इस व्यवस्था के खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं जो लोग सिस्टम से टकरा रहे हैं। हमें भी हौसला मिले, वीडियो को शेयर करने के साथ में चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी कर लें। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।